वेलकम टू रिपीटर्स ओनली यूट्यूब चैनल। डिटेल नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज भारत के शासन की नींव में बसी एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा असल में होता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा और जटिल है। असली ताकत किसके पास है? दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के पास या फिर देश के अलग अलग राज्यों के पास? यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, कानून कौन बनाता है, उन्हें लागू कौन करता है, और सबसे ज़रूरी, पैसे का नियंत्रण किसके हाथ में है। और अंत में हम एक अंतिम संतुलन पर पहुंचेंगे। तो इस शक्ति की पहेली का हल आखिर मिलेगा कहाँ? इसका जवाब सिर्फ एक जगह है, भारत का संविधान। यही वो बुनियादी नियम पुस्तिका है, वो ब्लूप्रिंट है जो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों की पूरी रूपरेखा तैयार करती है। इसे हम तकनीकी भाषा में केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशंस कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये वो नींव है जिस पर भारत की पूरी शासन व्यवस्था टिकी हुई है। ये संबंध ही तय करते हैं कि इतना बड़ा और विविध देश एक साथ मिलकर कैसे चलेगा। अब संविधान ने इस रिश्ते को आसानी से समझने के लिए 3 मुख्य भागों में बांटा है। पहला, विधायी संबंध, मतलब कानून बनाने की शक्ति। दूसरा, प्रशासनिक संबंध, मतलब उन कानूनों को लागू करने की शक्ति। और तीसरा, वित्तीय संबंध, यानी पैसे से जुड़े सारे मामले। चलिए एक एक करके इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विधायी संबंधों की। इसका सीधा सा मतलब है, कानून बनाने का अधिकार आखिर है किसके पास? कौन किस विषय पर कानून बना सकता है और उसकी सीमा क्या है? अब देखिए, ये जो टेबल है ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान ने विषयों को 3 सूचियों में बांटा है। पहली है संघ सूची, जिस पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है, जैसे कि देश की रक्षा या विदेश मामले। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य की विधानसभा ही कानून बना सकती है, जैसे पुलिस या कृषि। और फिर आती है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा सीधा और साफ लगता है ना, कि सबका अपना अपना दायरा है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। शक्ति का ये संतुलन हमेशा इतना बराबर नहीं रहता, और यहीं पर चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र को, यानी कि संसद को, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है। ये कौन सी स्थितियां हैं? जैसे कि अगर राज्यसभा राष्ट्रीय हित में कोई प्रस्ताव पास कर दे, या देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना हो। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ढांचा तो संघीय है, पर झुकाव साफ तौर पर केंद्र की तरफ है। चलिए, कानून तो बन गए, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इन कानूनों को जमीन पर लागू कौन करता है। क्योंकि कानून बना देना एक बात है और उन्हें असल में लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। यहीं पर प्रशासनिक संबंधों की भूमिका शुरू होती है। इस मामले में संविधान राज्यों पर 2 बहुत बड़ी जिम्मेदारियां डालता है। पहली, हर राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उनके राज्य में ठीक से पालन हो। और दूसरी, राज्य सरकारें ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे केंद्र की कार्यकारी शक्ति में कोई रुकावट आए। और ये जो लाइन है, ये शक्ति के इस समीकरण को बिल्कुल साफ कर देती है। इसका मतलब है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो केंद्र के पास बलपूर्वक कार्रवाई करने का भी अधिकार है। ये दिखाता है कि प्रशासनिक मामलों में भी अंतिम अधिकार केंद्र के पास ही सुरक्षित रखा गया है। अब बात करते हैं शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, पैसा, वित्त। क्योंकि किसी भी सरकार को चलाने के लिए, अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि भारत में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे होता है। जैसे कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा है, ठीक वैसे ही टैक्स लगाने की शक्तियों का भी बंटवारा है। संघ सूची के विषयों पर संसद टैक्स लगाती है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य। लेकिन यहाँ भी केंद्र के पास एक तुरूप का इक्का है, जिसे कहते हैं अवशिष्ट शक्ति या रेजिडुअरी पावर। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा विषय या ऐसा टैक्स जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है।
टैक्स के अलावा सरकारों की कमाई गैर कर स्रोतों से भी होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, केंद्र के पास रेलवे, बैंकिंग और प्रसारण जैसे बड़े राष्ट्रीय स्रोत हैं, जबकि राज्यों के पास सिंचाई, वन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रीय स्रोत हैं। इसके अलावा केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता भी देता है, जिसे अनुदान या ग्रांट्स इन एड कहते हैं। ये दो तरह का होता है और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला, सांविधिक अनुदान, जो वित्त आयोग की सिफारिश पर जरूरतमंद राज्यों को दिया ही जाता है। और दूसरा है विवेकाधीन अनुदान, जिसे देने या न देने का फैसला पूरी तरह से केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ये केंद्र को राज्यों के ऊपर एक और महत्वपूर्ण शक्ति देता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या समझा? हमने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय इन तीनों स्तंभों को एक एक करके देखा और हर जगह हमें एक ही पैटर्न, एक ही झुकाव बार बार उभर कर आता हुआ दिखाई देता है। और निष्कर्ष ये है कि भारत का ढांचा भले ही संघीय है, यानी फेडरल है, जहां राज्यों को अपनी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, यानी यूनिटरी है। मतलब अंतिम और महत्वपूर्ण मामलों में शक्ति का पलड़ा हमेशा एक मजबूत केंद्र की ओर ही झुकता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच ये जो लगातार खींचतान हम खबरों में देखते हैं, ये हमारे सिस्टम की कोई खराबी या कोई कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बहुत सोच समझ कर बनाया गया एक डिजाइन है। इसका एक ही उद्देश्य है, देश की एकता और अखंडता को हर हाल में बनाए रखना। और अंत में एक विचार करने वाला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जैसे जैसे भारत की चुनौतियां बदल रही हैं और दुनिया विकसित हो रही है, तो क्या शक्ति के इस संतुलन पर फिर से विचार करने का समय आ गया है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे बदलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।